नमस्कार मेरे साथियों, फाइनल एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में। राज्य व्यवस्था के अंदर टॉपिक रहेगा राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के अंदर मुख्य जो प्रश्नोत्तरी है उस पर चर्चा करेंगे, वे क्या सहित है। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। तो ऑप्शन पहला ये है कि भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राजनीतिक प्रमुख, मंत्रिपरिषद। चार ऑप्शन आपके बीच हैं। भारतीय गणतंत्र यानी भारत का राष्ट्रपति क्या है, भारत के गणतंत्र का प्रमुख है। क्या है, गणतंत्र का प्रमुख है। वास्तविक स्थिति में सारी कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है। किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है। लेकिन अगर कार्यपालिका की शक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति के पास होती है, और अनुच्छेद जो 53 है वो इस बात की जो है बात करता है। लेकिन वास्तविक स्थिति में पर्दे के पीछे जो फिल्म रिलीज होती है वो कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। और प्रधानमंत्री की जो मंत्रिपरिषद होती है वो करती है। और इन मंत्रिपरिषद की सलाह पर, किस पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर कौन काम करता है, राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति भारत की जो गणतंत्र है उसका प्रमुख है। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति है। बात करूंगा मैं कि शासन प्रणाली होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली होती है अध्यात्मक, दूसरी होती है, पहली ये होती है, दूसरी होती है संघीय शासन प्रणाली। कौन सी, संघीय शासन प्रणाली। संघीय शासन प्रणाली और इसमें दो अंतर है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर नाम मात्र की क्या होती है, कार्यपालिका होती है। नाम मात्र की क्या होती है, नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। और ये भारत के अंदर व्यवस्था नहीं है। किसके अंदर है, अमेरिका के अंदर है। अमेरिका के अंदर ये व्यवस्था है। कौन सी, अध्यात्मक जो शासन प्रणाली है वो अमेरिका के अंदर चलती है, और संघीय शासन प्रणाली है वो भारत के अंदर चलती है। इसमें भारत के अंदर क्यों चलती है, संघीय का पूरा कारण ये होता है, कार्यपालिका और जो व्यवस्थापिका होती है उसके अंदर क्या होता है, संबंध होता है, वो निकट का होता है। तो पहले का उत्तर क्या होगा, ए राइट होगा। भारत का जो गणतंत्र का प्रमुख है वो भारत का क्या है, राष्ट्रपति है। भारत का राष्ट्रपति है। प्रश्न नंबर 2, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राज से भिन्न है। दूसरा है, भारत के, पहला क्या है, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। दूसरा है, भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। पहले ऑप्शन की बात करूंगा तो ब्रिटिश में क्या चलता है, ब्रिटिश के अंदर क्या चलता है, वंशानुक्रमांक, मतलब वंश, यानी बाप बना उसके बाद बेटा बनेगा, फिर बेटे का बेटा बनेगा। इस प्रकार से ब्रिटिश के अंदर जो राजा प्रणाली, यानी भारत के अंदर उस चीज को कहेंगे राष्ट्रपति, और वहां शब्द संबोधित किया जाता है, ब्रिटिश के अंदर राजा। इस प्रकार से चलेगा तो निश्चित तौर से भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट होगा। दूसरा ऑप्शन नंबर, भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, मैंने पहले ही बताया था, वहां एक प्रकार से क्या होती है, अध्यात्मक शासन व्यवस्था होती है, और भारत के अंदर संघीय शासन व्यवस्था होती है। उसके अंदर कार्यपालिका नाम मात्र की होती है, व्यवस्थापिका प्रमुख रूप से अमेरिका में होती है। लेकिन जो संघीय शासन प्रणाली है उसके अंदर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका है वो दोनों प्रकार से संबंध है अपना निकट का रखती है, यानी दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा और 2 इसमें गलत होगा। तो सी ऑप्शन है वो राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, सी ऑप्शन इसमें राइट होगा। प्रश्न नंबर 3 की बात करूंगा। निम्न में 2 वक्तव्य दिए हुए हैं, उन पर विचार करना है। पहला है, कथन ए, संघीय कार्यपालिका का मुख्य भारत का राष्ट्रपति होता है। बिल्कुल होता है, और इस बात की व्याख्या करता है अनुच्छेद 53। उसके अंदर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि भारत की संघीय शासन व्यवस्था प्रमुख रूप से संचालित कौन करेगा, या उसका मुख्य कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। लेकिन उस जो चीज है मेन है
किसकी सलाह पर काम करेगा? मुख्य जो प्रधानमंत्री है या मंत्री परिषद है, प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेगा। किसकी सलाह पर करेगा? काम करेगा। मुख्य तो राष्ट्रपति है, लेकिन मतलब पर्दे के पीछे सारी फिल्म या डायरेक्टर कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ये तो सिर्फ क्या करेंगे? रिलीज करेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है क्या नहीं। जो मंत्री परिषद लिख के देगा वो राष्ट्रपति को बोलना पड़ेगा लोकसभा के सदन के अंदर, यानी पूरी तरीके से मंत्री परिषद के पास पावर होता है। वास्तविक स्थिति में कार्यपालिका की सारी शक्तियां किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास ही होती है। फिर राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती है। राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती है। राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमा बिल्कुल होती है। तो सी नंबर सही है उत्तर, ए सही है और आर गलत है इसके अंदर। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। प्रश्न क्या है? भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चार ऑप्शन है। तो इस बात की मैं बात करूंगा अनुच्छेद 53 के अंदर भाग 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका की शक्ति अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ मिलकर स्वयं अथवा अपने जो अधीनस्थ अधिकारी है उनके साथ मिलकर करेगा। तो ए ऑप्शन राइट होगा। मंत्रिमंडल के द्वारा नहीं होगा, प्रधानमंत्री के नहीं हुआ और मंत्रियों के द्वारा। प्रधानमंत्री की क्या करता है? राष्ट्रपति क्या करता है? नियुक्ति करता है। क्या करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। किसकी करता है? प्रधानमंत्री की। और प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या करता है? मंत्रिमंडल की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। स्वयं अथवा जो अधीनस्थ अधिकारी होते हैं उनके साथ मिलकर राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका और जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग करता है। ये 53 के अंदर लिखा हुआ है। अकेला राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तेपन क्या कहता है कि भारत की कार्यपालिका का जो मुख्य होगा या अध्यक्ष होगा वो राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत के अंदर क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। विरोधी दल के नेता गलत है। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। भारतीय संविधान में ऑप्शन सवाल नंबर 6, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासित शक्तियों को किसमें नियत किया गया है? यानी किसके पास जो अधिशासित शक्तियां होती है वो किसके पास होती है? भारतीय संविधान में केंद्र सरकार की। तो वो क्या प्रधानमंत्री के पास होती है? नहीं। प्रधानमंत्री एक बहुमत दल का क्या होता है? नेता होता है, न कि भारतीय संविधान का कोई अधिकारी या पद है। क्या है? सिर्फ और सिर्फ उसके पास क्या है? बहुमत दल का नेता है। और जहां उसकी बहुमत दल में से कोई भाग जाता है या निकल जाता है तो वो फिर चला जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ये प्रधानमंत्री के क्या है? सिपाही है। जब प्रधानमंत्री खुद यदि बोल्ड हो गया तो ये इनके साथ साथ भी चले जाएंगे। तो भारत के राष्ट्रपति में क्या होती है? शक्तियां होती है, वो केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियां। बात करूंगा इसकी वर्णन किस में मिलता है, तो ये भी 53 के अंदर ही मिलता है। कहां मिलता है? कार्यपालिका के, अधिशासी के, अधीनस्थ अधिकारियों की शक्तियां के सारी 53 के अंदर मिलेगी।
शक्तियों से संबंधित आता है तो सीधा सीधा भाग जाना 53 के अंदर। नीचे दो वक्तव्य दिए हैं, इन पर बात करेंगे। पहला है कथन एक, कथन ए, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में नियत है। बिल्कुल सही बात है। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है। बिल्कुल नहीं, विधि नियमित विधि के द्वारा प्रयोग करनी होगी। किसके द्वारा? विधि के द्वारा प्रयोग करनी होगी राष्ट्रपति को। किसके द्वारा? विधि के द्वारा प्रयोग करनी होगी राष्ट्रपति को। सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो विधि के द्वारा प्रयोग करनी होगी। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 56 जो है इस चीज की बात करता है। अनुच्छेद 56 में साफ साफ पॉइंट नंबर 2 जो है वो ये लिखा हुआ है, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में नियत होगा, लेकिन प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है, विधि के द्वारा प्रयोग होगी, यानी विधि में नियमित की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा और आर गलत होगा, यानी आंसर क्या होगा? सी होगा इसका। वह राष्ट्र का, प्रश्न नंबर 8, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। ये निम्न में से किस पर लागू होता है? मतलब ये पंक्ति किस पर लागू होती है? यानी वो राष्ट्र का क्या करता है? प्रतिनिधित्व तो करता है। राष्ट्र का क्या करता है? प्रतिनिधित्व तो करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। तो नेतृत्व कौन करता है? नेतृत्व करता है प्रधानमंत्री। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री क्या करता है? नेतृत्व करता है। और राष्ट्रपति क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति प्रतिनिधित्व करता है। भारत के जो भी काम होते हैं उसका प्रतिनिधित्व करता है। और नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? ऑप्शन नंबर 1, प्रत्यक्ष रूप से। क्या ऐसा है? नहीं, क्योंकि सीधे जनता क्या करती है? चुनाव नहीं करती है राष्ट्रपति का। तो जो सीधे जनता द्वारा चुना जाता है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष रूप से चुना जाना किसी भी जनप्रतिनिधि को। राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, बिल्कुल नहीं, राज्यसभाओं केवल सदस्य नहीं, भारत जो है निर्वाचित सदस्य। क्या है? निर्वाचित। निर्वाचित सदस्य ही, जो निर्वाचित होते हैं वो ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और मनोनीत सदस्य नहीं लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? मनोनीत सदस्य नहीं लेते हैं। मनोनीत सदस्य नहीं लेते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन सदस्यों को मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चाहे राज्यसभा के हो, चाहे लोकसभा के हो, चाहे विधानसभा के सदस्य हो, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि इनको मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो यहाँ हितों का टकराव होता है। किस लिए नहीं करते हैं? हितों का टकराव होता है, इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। लोकसभा के सदस्यों द्वारा, फिर वही बात, केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा नहीं, 545 लोकसभा के सदस्य हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में 543 भाग लेते हैं, 2 नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि वो मनोनीत सदस्य होते हैं। मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, तो इसलिए नहीं लेते। अप्रत्यक्ष मतदान से डी ऑप्शन है वो सही होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। राष्ट्रपति का, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से मतदान होता है, क्योंकि सबसे पहले जो सदस्य होते हैं निर्वाचित, उसको जनता चुनाव के द्वारा निर्वाचित करके जो है अपने सदन में भेजती है, और सदन के जो सदस्य हैं निर्वाचित वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कथन ए, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। कारण ये पूछ रहा है।
आर के अंदर। ए क्या कह रहा है, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, अप्रत्यक्ष प्रणाली से ही जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है या चुना जाता है। एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलकर बनती है। बिल्कुल सही बात है, कारण आर भी इस बात को स्पष्ट करता है कि भारत का राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जो निर्वाचित मंडल के सदस्य, मंडल की बात आई तो ये कहां मिलेगा आपको, अनुच्छेद 54 के अंदर मिलेगा। कहां मिलेगा, 54 के अंदर मिलेगा। 54 इस बात की व्याख्या करता है कि भारत के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से हो सकता है, कौन कौन इसके सदस्य होते हैं, निर्वाचन जो मंडल है उसके सदस्य कौन कौन है। तो सदस्य राष्ट्रपति के अंदर लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य है वो, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी भारत की 28 राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य मनोनीत नहीं होंगे। वहां भी ध्यान में रखना, क्योंकि विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको मनोनीत कौन करता है, राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल करता है। और राज्यपाल को जो है नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और फिर यहां से क्या होता है, आपस में हितों का टकराव होता है और हितों के टकराव के लिए विधानसभा के जो मनोनीत सदस्य है उनको भी भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार नहीं है। ये सारी बात बिल्कुल संविधान के अंदर वर्णन है और अनुच्छेद 54 के अंदर है। कहां है, 54 के अंदर वर्णन मिलेगा आपको इसका पूरा पूरा निर्वाचन मंडल। और दो ऐसे प्रदेश हैं भारत के अंदर, दिल्ली या पांडुचेरी, 70वें संविधान संशोधन द्वारा इनको क्या किया था, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में क्या कर दिया गया था, शामिल कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, शामिल कर दिया गया था। 70वां संविधान संशोधन पूछा जाए तो कब हुआ था, 1992 के अंदर हुआ था। कब हुआ था, 1992 के अंदर हुआ था। ये संशोधन अधिनियम तो तब बन गया, लेकिन ये पूरे देश में या इस निर्वाचन मंडल में प्रभावी कब हुआ था, प्रभावी हुआ था 01/06/1995 के अंदर पूर्ण रूप से ये प्रभावी हुआ। इसके अंदर क्या किया गया था कि दो भारत के ऐसे प्रदेश है जो केंद्र शासित भी है, वहां विधानसभाएं भी संचालित होती है, तो उनको भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के अंदर क्या लिया गया था, शामिल किया गया था 1992 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही होगा। ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण क्या कर रहा है, आर कर रहा है। किसी भी राज्य की विधान परिषद होती है और राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ 7 राज्यों में क्या है, विधान परिषद है, बाकी राज्यों में नहीं है। इसलिए क्या होता है कि विधान परिषद की जो भी है सदस्य वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। और विधानसभा के सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति के खिलाफ संसद कोई भी सदन के अंदर महाभियोग आता है यदि राष्ट्रपति को हटाने के लिए, तो वहां विधानसभा के जो भी सदस्य हैं वो भाग महाभियोग में नहीं लेंगे। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, किस प्रकार से किया जाए, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा, या अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, या खुले बैलेट प्रणाली द्वारा। तो प्रत्यक्ष तो होगा नहीं, क्योंकि सीधा राष्ट्रपति को जनता चुनती नहीं है, निर्वाचित सदस्य होते हैं वो चुनते हैं। उनको कौन चुनती है, जनता चुनती है। एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली और अनुपातिक ये दोनों हैं। इसका मतलब क्या होता है, वरीयता क्रम में क्या होता है, वरीयता क्रम में जो निर्वाचित मंडल के सदस्य होते हैं, निर्वाचित मंडल के सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, वरीयता क्रम में मतदान करते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, इसको अनुपातिक कहते हैं। प्रणाली दोनों के द्वारा होता है, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली और अनुपातिक। तो बी भी सही है और सी भी सही है। इसके अंदर ऑप्शन नहीं डाला गया है दोनों का, लेकिन कोई बात नहीं, बी और सी दोनों सही है इसके अंदर। और राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा वोट लाने वाला प्रत्याशी है वो विजयी नहीं होता है। सबसे ज्यादा वोट लाने वाला प्रत्याशी कभी भी विजय नहीं होता है। उसका कारण क्या होगा, अनुपातिक मत प्रणाली के कारण सबसे ज्यादा मत लाने वाला विजय नहीं होगा। तो कौन होगा, प्रश्न उठता है कौन होगा, निश्चित कोटा प्राप्त करने वाला प्रत्याशी, यानी निश्चित कोटा होगा वो प्राप्त करने वाला क्या होगा,
राष्ट्रपति का चुनाव विजयी होगा। एक और प्रणाली है, उसको कहेंगे हम गुप्त। गुप्त का मतलब क्या होता है? तीन प्रणाली होती है। गुप्त का मतलब ये होता है कि यदि आपने राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते समय किसी भी वहां निर्वाचित मंडल के सदस्यों को या वहां बैठे अधिकारियों को, निर्वाचन विभाग के, यदि आपका अपना वोट अगर यदि आपने दिखा दिया है तो आपका वोट क्या होगा? खारिज हो जाएगा, यानी आपकी गिनती का वोट आपके अंदर नहीं आएगा। अब इस प्रकार का संदेह होने पर क्या करेंगे? किसी भी को, या तो निर्वाचन मंडल के सदस्य को या प्रत्याशी को ऐसा संदेह होगा तो वो कहां करेगा शिकायत? सुप्रीम कोर्ट में करेगा। चुनाव भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन विभाग कराता है, अनुच्छेद 354 कहता है। लेकिन राष्ट्रपति की सारी सुनवाई कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। चुनाव की भी सुप्रीम कोर्ट करेगा, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 सदस्यीय जो बेंच है वो बनेगी, वो राष्ट्रपति की क्या करेगी? सुनवाई करेगी, और उसका अंतिम फैसला होगा वो अंतिम होगा। और ये सूचना कब तक देनी है? 30 दिन के भीतर, चुनाव से लेकर 30 दिन के भीतर राष्ट्रपति की जो भी गुप्त मत प्रणाली, यदि किसी ने वोट सूचना, शिकायतकर्ता कौन हो सकता है? निर्वाचन मंडल का सदस्य और प्रत्याशी, 2 ही हो सकते हैं, आप और मैं नहीं कर सकता हूं। प्रश्न संख्या 12, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। पहला, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। बिल्कुल सही बात है। संसद के दो कौन कौन से सदस्य होंगे? संसद 3 भागों से मिलकर बनती है। पहला कौन है? संसद 3 भागों से मिलकर बनती है। पहला है राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। दूसरा है लोकसभा। तीसरा कौन है? राज्यसभा। राज्यसभा। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। बिल्कुल सही मैंने बात किया। उसके साथ साथ 2 राज्यों की मैंने और बात की थी। 70वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पांडुचेरी की जो विधानसभाएं होती है उनके सदस्य भी राष्ट्रपति के अंदर चुनाव के अंदर भाग लेते हैं, यानी निर्वाचन जो मंडल है उसका सदस्य है वो। दिल्ली और पांडुचेरी, ये भी राइट है। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो, इसमें राज्य के विधानमंडल के दोनों सदन यानी विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो ये 3 सही है, 2 ये गलत है। जिसके अंदर एक, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 1 और 3 जिसके अंदर बन रहा है वो राइट है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर राइट है। विधान परिषदों की बात आती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पूरे भारत के अंदर विधान परिषदें हैं वो बनी हुई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 7 राज्यों के अंदर है, तो इसलिए भाग नहीं लेते हैं। फिलहाल तक नहीं लिया हुआ, आगे की बात आगे है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है, यानी भाग नहीं है निर्वाचक गण का, यानी निर्वाचन मंडल का राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकता है। ऐसा ये कह रहा है कि कौन वो ऐसी कड़ी है जो राष्ट्रपति के अंदर चुनाव के अंदर भाग नहीं लेता है। लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य बिल्कुल लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल लेते हैं। ये एक प्रकार से राष्ट्रपति के क्या है? निर्वाचन मंडल की संजीवनी है। क्या संजीवनी है? क्योंकि राज्यसभा भारत के अंदर स्थायी सदन है। राष्ट्रपति के जो निर्वाचन जो है वो चुनाव है वो नहीं रुकता है कभी भी, उसको चुनौती भी नहीं दे सकते हैं इस प्रकार से कि निर्वाचन मंडल अधूरा है, क्योंकि राज्यसभा है वो कभी भंग नहीं होती है। इस प्रकार से यदि सभी राज्यों की एक साथ विधानसभाएं भंग हो जाए और यदि लोकसभा खुद भंग हो जाए फिर भी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं रुकता है। क्यों नहीं रुकता है? उसका कारण है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य वो राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। सभी राज्यों की एक साथ विधानसभाएं भंग हो जाए या किसी एक राज्य की हो जाए तो भी नहीं रुकता है, और यदि लोकसभा खुद ही भंग हो जाए तो भी नहीं रुकता है, क्योंकि राज्यसभा इस निर्वाचन मंडल का जो है वो सदस्य है और राज्यसभा एक स्थायी सदन है, वो कभी भारत के अंदर भंग नहीं होती है। यानी एक तौर पर सीधे सीधे शब्दों में बात करूंगा तो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन मंडल है उसकी आप इसको क्या कहेंगे? संजीवनी कहेंगे, या रक्षा की एक तरह की एक रीढ़ की हड्डी है निर्वाचन मंडल की राष्ट्रपति के। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य या 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, वो भाग नहीं लेते हैं क्योंकि राष्ट्रपति खुद का चुनाव होता है, हितों का टकराव होता है, इसलिए ये भाग नहीं लेते। राज्य की ये सारी चीजें कौन बात करता है?
54 करता है। निर्वाचन मंडल या राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी यदि फैक्ट आए तो उसमें आंख मीच के कर देना 54। और निर्वाचन मंडल की पद्धति की बात करता है वो 55 करता है कि तीनों जो अनुपातिक, हस्ताक्षरणीय और गुप्त। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल लेते हैं, राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य नहीं लेते हैं इसमें भाग। तो यानी ए और बी और सी इसमें राइट होंगे, डी इसके अंदर गलत है, नहीं लेता है तो ये ऑप्शन राइट होगा, डी। राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। बात करूंगा प्रश्न नंबर 14 की। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, यानी कौन कौन इसमें मतदान कर सकते हैं या भाग ले सकते हैं या इसके निर्वाचन मंडल के सदस्य हो सकते हैं। फिर कह रहा हूं निर्वाचन मंडल की पूरी व्याख्या, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है, कौन कौन भाग लेता है, 54 अनुच्छेद 54 के अंदर आपको मिलेगा। और निर्वाचन पद्धति की कौन बात करता है, इसका जस्ट जो है अगले वाला यानी इसका भाई बात करता है 55। राज्य के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के जो सभी निर्वाचित सदस्य बिल्कुल भाग लेते हैं, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य बिल्कुल लेते हैं, राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य बिल्कुल लेते हैं। फिर डी ऑप्शन, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य बिल्कुल भाग लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई राइट होगा, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन बन गया तो इस बात की ओर सही हो रहा है, तो ई ऑप्शन राइट होगा। अब मैं बात कर रहा हूं कि संसद के दोनों सदनों, ये बहुत बड़ी एग्जाम के अंदर लाइनें मिलेगी और वहां आपको कंफ्यूजन में डाला जाएगा कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य यदि उन्होंने निर्वाचित यहां से हटा दिया तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, एवं राज्य के विधानसभाओं के सभी यहां से फिर वो निर्वाचित घटक जाएगा यानी खा जाएगा, तो फिर यहां से ऑप्शन आपके गलत हो जाएगा। फिर यहां से आपको कूट भाषा जो है ऑप्शनल मिल जाएंगे कि 1 2 3 कौन नहीं कर रहा है तो नहीं। इस निर्वाचित शब्द को याद कर लेना, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य हैं, मनोनीत नहीं है। अगर ये भी लिखा आ जाए कि राज्यसभा के सभी ये निर्वाचित वो बीच में से खा जाए और लेते सदस्य, तो सदस्य मतदान नहीं करते हैं, केवल राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो जनता द्वारा चुनकर पार्लियामेंट यानी सदन के अंदर पहुंचते हैं वो सिर्फ वो ही सदस्य भाग लेते हैं। किसी के द्वारा बिठाया हुआ यानी मनोनीत किया हुआ, किसी के आपके द्वारा या मेरे द्वारा बिठाया हुआ सदस्य यानी भारत का राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जब विधानसभाओं की बात आती है तो राज्यपाल करता है, और राज्यपाल को मनोनीत कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। यानी यहाँ भी एक प्रकार से जब मनोनीत की बात आती है तो तीनों जगह क्या होता है, मैंने पहले भी कहा था, राष्ट्रपति के हितों का टकराव होता है, और जब हितों का टकराव होता है इन तीनों को मनोनीत को भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है। मनोनीत सदस्य किसी भी सदन के, पुनः कह रहा हूं, भाग नहीं लेंगे। कोई भी सदन हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का यदि भाग है तो मनोनीत सदस्य नहीं लेंगे भाग। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है, यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है कौन सा ऐसा ऑप्शन है इसके अंदर, कौन सा ऐसा जो वाक्य है जो राष्ट्रपति के लिए उपयुक्त नहीं। पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 1 राइट है, सही नहीं है, इसने ये पूछा है, सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष रहता है, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति अपनी पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष रहता है, न कि चुनाव लड़ने की तिथि से रहता है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक, राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर वह पद पर बना रहता है, बिल्कुल सही बात है। जब तक भारत के अंदर नया राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं करेगा तब तक राष्ट्रपति का जो है पद खाली नहीं होगा। चुनाव होने से राष्ट्रपति का पद खाली नहीं होता है। जब तक नया राष्ट्रपति यदि नियुक्त नहीं होता है, शपथ नहीं लेता है, तब तक क्या होता है, यानी पद ग्रहण नहीं करता है, तब तक खाली नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी भी राइट है। निर्वाचन मंडल के जो मैंने पहले बात कही वो यहाँ वापस आई है। निर्वाचन मंडल को के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव है
वो स्थगित किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। मैंने कहा था राज्यसभा क्या है? राष्ट्रपति की एक प्रकार से संजीवनी है, रीढ़ की हड्डी है, और रीढ़ की हड्डी राज्यसभा है। तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, एक प्रकार से स्थायी सदन है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसमें क्या होगा? राइट होगा। निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने की जो है, अपूर्ण के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव नहीं रोका जा सकता है, नहीं इसको अपूर्ण होने के आधार पर जो है चुनौती दी जा सकती है। केवल और केवल राष्ट्रपति के चुनाव को जब चुनौती दी जा सकती है जब संविधान का क्या हो? अतिक्रमण। क्या हो? अतिक्रमण। अतिक्रमण का मतलब होता है कब्जा। जब राष्ट्रपति के संविधान का जब अतिक्रमण होता है तो राष्ट्रपति के चुनाव को जो है चुनौती दी जा सकती है। वो कहां दी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी जाती है, और सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करते हैं, और जो इसमें फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का अंतिम होगा, यानी अंतिम निर्णय कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट होगा। अब इसमें शिकायत मैंने पहले भी कहा था कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ निर्वाचन मंडल के सदस्य कर सकते हैं या प्रत्याशी कर सकते हैं, वो भी मात्र और मात्र कितने? 30 दिनों के भीतर, 30 दिनों के भीतर करनी होगी। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम, यानी प्रस्ताव की बात आई, अनुसमर्थन दो शब्द आए नए, प्रस्तावक, अनुसमर्थन, क्या दोनों अलग अलग है? बिल्कुल अलग अलग है। बात करूंगा इसके अंदर 10 निर्वाचनों द्वारा, 20 निर्वाचनों द्वारा, 5 निर्वाचकों द्वारा, 15 निर्वाचकों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। 1971 से पहले, 1971 से पहले राष्ट्रपति के प्रस्तावक कितने थे? कितने थे? 10 थे। लेकिन यहां क्या हुआ कि टीम बड़ी करनी थी इनको, तो यहां एक संशोधन लेके आए 1952। क्या लेकर आए? 1952 के अंदर ऐड कर दिया, क्या कर दिया? इनकी टीम को बड़ी करके और कर दिया, यानी प्रस्तावक क्या होंगे? प्रस्तावक क्या होंगे? 50 होंगे। अनुसमर्थन की बात आती है वो भी 50 होंगे, 50 होंगे। अब ये बात आप पूछोगे क्या ऐसा भारतीय संविधान के अंदर कहीं वर्णन मिलता है या लिखते हैं? बिल्कुल सही बात है। कौन करता है इसकी सारे की बात? कौन करता है? 55 करता है। कौन करता है? 55 के अंदर राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति की पूरी व्याख्या मिलती है, उसका बात करता है कि प्रस्तावक क्या होंगे? 50 होंगे, और अनुसमर्थन भी 50 होंगे। अब प्रस्तावक और अनुसमर्थन कौन कौन हो सकते हैं ये तो बता दिया हमने कि 50 हो सकते हैं। तो जो निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं उनमें से ही 50 भी प्रस्तावक होंगे, 50 भी अनुसमर्थन होंगे, सिर्फ दोनों मिला के 100 होंगे। और इसमें शर्त ये है कि आपने यदि मेरा जो है प्रस्तावक बन गए तो आप दूसरे का नहीं बन सकते हो, यदि मैं आपका बन गया तो दूसरे का नहीं बन सकता हूं। सेम सिस्टम अनुसमर्थन के अंदर है, यानी सीधे सीधे शब्दों में कह सकता हूं कि एक व्यक्ति एक का ही प्रस्तावक हो सकता है या एक का ही क्या हो सकता है? अनुसमर्थन हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ई राइट होगा। 1971 से पहले 10 थे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन 1952 के अंदर इस सारी चीज को जो है करेक्शन यानी संशोधन कर दिया गया था। संशोधन करके क्या कर दिया गया था? ये 50 से टीम है जो बड़ी कर दी, यानी सदस्यों की संख्या बड़ी करके क्या कर दिया? 50 और 50 दोनों कर दिया, यानी टोटल सदस्य 100 होंगे। जब टोटल सदस्यों की 100 की बात आती है तो मैं बात करूंगा कि किसी व्यक्ति का सिर्फ और सिर्फ एक ही कर सकते हैं, यानी मैं आपका एक का कर सकता हूं, दूसरे का नहीं कर सकता हूं। भले वो मेरे पास आए हाथ जोड़े, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूं। यानी कोई भी व्यक्ति का एक ही प्रस्तावक बन सकते हो आप। और सीधे सीधे शब्दों में 55 के अंदर इस बात की व्याख्या की गई है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति का प्रस्तावक बन सकता है। आप और मैं प्रस्तावक नहीं बन सकता हूं। निर्वाचन मंडल के वो सदस्य हैं जो ही प्रस्तावक बन सकते हैं, यानी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य है, और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य है, इसके प्रस्तावक बन सकते हैं, अनुसमर्थन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य अलग अलग होता है,
ऐसा होता है क्या? पूरी व्याख्या करूंगा। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के मूल्य से अधिक होता है क्या? जब बात आती है पहले कथन की तो सुनना, प्रत्येक राज्य के अंदर जो प्रत्येक एमएलए का वोट का मूल्य वो बिल्कुल अलग अलग होगा। ऐसा क्यों? पॉइंट नंबर 1, प्रत्येक राज्य की क्या होगी? जनसंख्या अलग अलग होगी। क्या होगी? जनसंख्या अलग अलग होगी। क्या होगी? अलग अलग होगी। क्या होगी? अलग अलग होगी। इसलिए प्रत्येक राज्य की जनसंख्या अलग अलग होगी, तो प्रत्येक राज्य की जो मत मूल्य है वो अलग अलग होगा। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट होगा। वर्तमान में राजस्थान के एक विधायक का जो मूल्य है वो 129 वोट है। कितने हैं? 129 वोट। फिर आता है लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। ऐसा नहीं होता है, दोनों सदनों के सदस्यों का वोट का मूल्य बिल्कुल और बिल्कुल एक समान होता है। और वर्तमान स्थिति में जो वोट का मूल्य है वो कितना है? 700 है। कितना है? 700 है। एक सांसद का और राज्यसभा के सदस्य का 700 है। तो केवल और केवल एक इसमें क्या होगा? राइट होगा। 2 गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूंगा मैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र होता है यदि, सुनना, मुख्यमंत्री किसका सदस्य है? विधानसभा का निर्वाचित सदस्य होगा निश्चित तौर से, क्योंकि विधायक जो चुनकर आता है वो लगभग मुख्यमंत्री बनता है। ऐसा लिखा हुआ कहीं नहीं है, लेकिन लगभग वही मुख्यमंत्री बनता है। और आज के टाइम में तो लगभग चुनाव लड़े हुए कोई मुश्किल से बनने देते हैं, तो दूसरा तो बनने का सवाल ही नहीं उठता है। तो पहला ये है कि वह स्वयं प्रत्याशी होता है। बिल्कुल, यदि भारत का राष्ट्रपति चुनाव लड़ता है तो वो मतदान कर सकता है। कंडीशन वो सेम रहेगी, मैंने जो कहा, निर्वाचित मंडल का सदस्य होना चाहिए। दूसरा, यदि लड़ता है तो उसको 6 महीने के भीतर सदस्यता ग्रहण करनी होगी। बिल्कुल जो है मतदान स्वयं प्रत्याशी होगा तो भी करेगा। उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो। कोई जरूरी नहीं वो बहुमत सिद्ध करे, क्योंकि वो विधानसभा का ऑलरेडी क्या है? सदस्य है, और विधानसभा का जो सदस्य है वो मतदान कर सकता है। तो दूसरा भी सही है। फिर राज्य विधानमंडल में उस सदन की बात, विधान परिषद कौन सा है? विधान किसी भी राज्य का उस सदन क्या होगा? विधान परिषद क्या होगा? विधान परिषद होगा। तो इस स्थिति में मुख्यमंत्री क्या होगा? भाग नहीं लेगा राष्ट्रपति के चुनाव में, बिल्कुल भाग नहीं लेगा। वह राज्य विधानमंडल में उस सदन का यदि सदस्य होगा तो बिल्कुल वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो, बिल्कुल निम्न सदन मतलब विधानसभा, तो उसका भाग ले सकता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या होगा? आंसर राइट होगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य, ध्यान में रखना इस निर्वाचित सदस्य जो शब्द है उसको रट लेना, निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की जो है कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित प्राप्त भागफल की 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति में 1977 में जनसंख्या से तात्पर्य है किस वर्ष की जनगणना द्वारा यथा अभिनिश्चित जनसंख्या, यानी जो वर्तमान में राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो कौन सी जनसंख्या के आधार पर होता है? कौन से सन की जनसंख्या के आधार पर तो होता है। यानी प्रत्येक विधायक के जो मूल्य निकाला जाता है उसको आधारशिला कौन सी मानी जाती है? कौन सी जनसंख्या की मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर सी राइट होगा। 1971 की क्या मानते हैं? आधारशिला मानते। अब ऐसा क्यों है? मान तो लिया 1971, ऐसा आप पूछते नहीं है कि कौन से मानते, क्योंकि हर किसी ने रट लिया है। सीधा सीधा कारण है कि दो दक्षिणी भारत के राज्य हैं। क्या है? दक्षिणी भारत के राज्य हैं। कौन से? दक्षिणी भारत के जो राज्य हैं वहां जनसंख्या कम है, तो जनसंख्या कम होने के कारण 1971 को मानते हैं, क्योंकि एक तरफ उन्होंने देश के अंदर अच्छा काम किया, जनसंख्या नियंत्रण रखी है,
और दूसरी तरफ यदि उनको राष्ट्रपति के जो चुनाव है उसमें यदि कम मौका दिया जाता है तो उल्टा उनके अंदर तो आक्रोश आएगा कि एक तो हम देश के लिए लड़ रहे हैं और दूसरा हमारे राष्ट्रपति भी नहीं बन रहे हैं। इसलिए अभी तक हालांकि इसको 2000 जो है 20 के अंदर की जनसंख्या जो है वो कर रहे थे, लेकिन इसे संशोधन कर दिया गया। कौन सा संशोधन? 84 यानी 84 संशोधन द्वारा 2001 के अंदर इसको संशोधन करके ये कहां तक कर दी? 2026 तक बढ़ा दी गई है। अब 2026 तक यही प्रणाली रहेगी। कौन सी? 1971 के अंदर जो जनसंख्या है वो, और ये 74 संविधान संशोधन द्वारा जो है इसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया है? 2026 तक कर दिया गया है। वर्तमान स्थिति में पूछा जाए तो 1971 है। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? यानी आपके पास जो चीज नहीं है तो भी आप चुनाव लड़ सकते हो। पहला है आयु 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, बिल्कुल सही बात है। अब बात आती है योग्यता की, राष्ट्रपति की। सीधी भाग कर चले 58 पर। कौन वह क्या करता है? अनुच्छेद 58 कौन करता है? 58 किसकी बात करता है? राष्ट्रपति के योग्यता की बात करता है। क्या करता है? राष्ट्रपति के योग्यता की बात करता है अनुच्छेद 58। पढ़ा लिखा हो ऐसा कहीं नहीं, क्योंकि अनपढ़ भी बन सकता है। राष्ट्रपति है, भारत का सर्वोच्च पद है, पढ़ा हुआ कोई जरूरी नहीं है, भारत का संविधान ये कह रहा है। सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, बिल्कुल सही बात है। सांसद चुनाव होना कोई जरूरी नहीं है। कई गाइडों में लिखता है लोकसभा का सदस्य, लिखा हुआ आता है लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं है। योग्यता मतलब भारत का सर्वोच्च पद है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वो दिवालिया हो तो नहीं हो सकता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो। देश का नागरिक हो। अब देश की बात नागरिक आती है तो कई गाइडों में लिखते हैं कि जन्म से भारत का नागरिक हो, ऐसा भारतीय संविधान की शब्दावली है, उसके अंदर आपको कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मिलेगी, वो मिलेगी सिर्फ और सिर्फ वो देश का नागरिक हो, जन्म से कोई भी जरूरी नहीं हो। तो सिर्फ और सिर्फ क्या है? जरूरी नहीं है। पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं है। भारत के अंदर अनपढ़ भी राष्ट्रपति बन सकता है। उसका कारण है क्योंकि वो बहुत छोटा पद है, भारत का सर्वोच्च पद है, तो भी अनपढ़ बन सकता है। यानी उसको राजनीतिक है, यानी राजनीति के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी राजनीति में उसके पास या तो बीएड होनी चाहिए या पीएचडी होनी चाहिए, कैसे भी हो, पढ़ा ही नहीं सिर्फ राजनीति के अंदर। तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर बी राइट होगा। इक्कीस, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। मैंने पहले भी बताया कि भारतीय संविधान के अंदर शब्दावली है, उसके अंदर ऐसा कोई वर्णन नहीं है या कोई बात नहीं है कि वो भारत का संविधान जो भारत का जन्म से नागरिक हो, सिर्फ और सिर्फ ये कहता है कि वो भारत देश का नागरिक हो। उसे 35 वर्ष की आयु जो है उम्र यानी पूरी कर लेनी चाहिए, बिल्कुल राइट बात है। 35 वर्ष की आयु है वो पूरी कर देनी चाहिए, ऐसा अनुच्छेद 58 के अंदर आपको मिलेगा। ध्यान में रखना 58 के अंदर शब्दावली की लाइन नंबर 2, कौन सी? लाइन नंबर 2 के अंदर शब्दों में लिखे बनेगा शब्दावली के अंदर, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। अब संसद किससे बनता है, पहले सवाल ये बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। संसद किससे बनता है? पहला कि एक संसद का सदस्य राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, यानी 3 ऐसे सदस्य हैं जो संसद का भाग होते हैं। क्या होते हैं? संसद का भाग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो गलत है, ऑप्शन नंबर 2 गलत है। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बी राइट होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है। एक 3 आती है और एक राष्ट्रपति की योग्यता की बात आती है। तो चौथा नंबर जो पॉइंट है वापस लेके आता हूं मैं आपको। चौथा नंबर जो पॉइंट है वो ये कहता है कि पद का लाभ धारण नहीं हो। क्या नहीं हो? पद का लाभ क्या हो? पद का लाभ धारण नहीं हो। अब
पद का लाभ कौन कौन हो सकता है ऐसा भारतीय संविधान के अंदर तो उल्लेख नहीं है, लेकिन मतलब कौन कौन सा पद का लाभ हो सकता है ऐसा कहीं नहीं है, लेकिन नहीं हो सकते हैं वो है। कौन कौन नहीं हो सकते हैं इस बात की ओर ध्यान में देना। पहला है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। दूसरा है राज्यपाल, ठीक है। तीसरा मंत्रिपरिषद के सदस्य, क्या है, मंत्रिपरिषद के सदस्य। अब मंत्रिपरिषद के सदस्य राज्य मंत्रिपरिषद के भी सदस्य हो सकते हैं और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य भी हो सकते हैं। जो राष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के जो है वो सदस्य क्या है, लाभ का पद नहीं है। ये कौन कहता है, ये कहता है अनुच्छेद 58। लाभ के पद नहीं है, ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, यानी पद पर रहते हुए भी लड़ सकते हैं, त्याग देना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन शर्त ये है कि उसके पद धारण करते तुरंत उपरांत उनको क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। प्रश्न संख्या नंबर 22, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचित हो सकता है, परंतु पहला है चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं है, मैंने कहा चुनाव लड़ने से पूर्व यदि वो पद के लाभ पर नहीं है तो उसे इस्तीफा यानी त्याग पत्र देने की कोई जरूरत नहीं है। यदि वो लाभ के पद पर है तो देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं देना पड़ेगा। चुनाव लड़ने से पूर्व कोई जरूरी नहीं देना पड़े। अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। तो 21 का जो आंसर है वो अपने निर्वाचित 6 माह के अंदर सदस्यता छोड़नी कोई जरूरी नहीं है। फिर एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं हो, बिल्कुल लड़ सकता है, सांसद भी लड़ सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो विधानसभा का सदस्य भी होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। निर्वाचक मंडल का सदस्य वो चुनाव लड़ सकता है, राष्ट्रपति का शर्त ये है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट होगा इसके अंदर। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारत का जो राष्ट्रपति है कितनी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी भी बार, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? भारत का राष्ट्रपति कितनी बार भी चुनाव लड़ सकता है, कितनी भी बार भी लड़ सकता है, यानी पुनः भी लड़ सकता है। यदि एक बार राष्ट्रपति रह गया है तो भी वो चुनाव लड़ सकता है। अनुच्छेद जो 57 है यानी 57 है वो पुनर्निर्वाचन की बात करता है, यानी राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की बात करता है। तो कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति है वो कोई भी जो निर्वाचन मंडल का वो सदस्य है वो चुनाव लड़ सकता है, या राष्ट्रपति रहकर भी चुनाव लड़ सकता है। कौन बात करता है, 57। यदि आप पहले राष्ट्रपति बन गए हो वापस चुनाव भी लड़ सकते हो। सिर्फ शर्त यह है कि आपके पास लाभ का पद नहीं होना चाहिए। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। पहला, भारत के महा अधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, इनमें से कोई नहीं। बात आती है संसद, तो संसद खुद राष्ट्रपति उसका सदस्य होता है, और जिसका राष्ट्रपति खुद सदस्य होता है उसकी क्या कोई विवाद होने पर वो जांच करेगा? सही नहीं कर सकता है। तो बिल्कुल संसद वाली बात गलत है। महाधिवक्ता सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लाया जाता है? राष्ट्रपति को हटाने के लिए लाया जाता है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय को इसकी जो है जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। राष्ट्रपति के किसी भी, चाहे विधि का मामला हो, चाहे निर्वाचन विभाग का मामला हो, कोई भी मामला हो, वो क्या करेगा, इसकी सुनवाई करेगा, यानी और इसका निर्णय होगा वो अंतिम होगा। क्या होगा, निर्णय होगा वो अंतिम होगा, निर्णय अंतिम होगा। फिर बात आती है, निर्णय होगा वो अंतिम होगा। 5 सदस्यीय बेंच इसकी क्या करेगी, सुनवाई करेगी। सुनवाई करेगी, कौन करेगी, सुप्रीम कोर्ट का, यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा। 5 सदस्यीय बेंच इसकी सुनवाई करेगी। और अब प्रश्न उठता है, क्या इस सुनवाई के अंदर राष्ट्रपति खुद उपस्थित होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, उपस्थित होना राष्ट्रपति के लिए कोई जरूरी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, राष्ट्रपति का क्या है, उपस्थित होना कोई जरूरी नहीं है राष्ट्रपति का। वो राष्ट्रपति अपना क्या कर सकता है, प्रतिनिधि भी मिल सकता है। राष्ट्रपति उपस्थित होना कोई जरूरी नहीं है, अपना प्रतिनिधित्व भी मिल सकता है या अपने वकील को भी भेज सकता है इस सुनवाई के अंदर। अब बात आती है कि विवाद स्थिति के अंदर क्या राष्ट्रपति के द्वारा निर्णय लिए गए वो मान्य होंगे? बिल्कुल, जब तक राष्ट्रपति का यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर विचाराधीन यानी जांच का मामला चलेगा, तब तक राष्ट्रपति द्वारा भारत के अंदर किए हुए सारे काम क्या होंगे, वैलिड होंगे, यानी मान्य होंगे। उसको किसी प्रकार से वापस कोई भी सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायालय के अंदर चुनौती नहीं दे सकता है। जब तक उसके ऊपर कोई भी फैसला यानी उसको हटाने का हो, चाहे कोई भी हो, जब तक नहीं आएगा, जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर रहेगा, उसके फैसले बिल्कुल होगा, वैसा का वैसा वो राष्ट्रपति रहेगा जिस प्रकार से वो पहले था, यानी उसकी सुनवाई से स्टार्ट से पहले वो राष्ट्रपति था, वैसा का वैसा रहेगा। किसी भी प्रकार का वो फैसला दे, चाहे विधि से संबंधित हो, चाहे कोई भी हो, मंत्रिमंडल से संबंधित हो, कोई भी वो फैसला ले सकता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, अपने निर्वाचन की तारीख से बिल्कुल नहीं, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से कोई जरूरी नहीं, क्योंकि संसद थोड़ी करता है निर्धारित तिथि राष्ट्रपति के चुनाव की, वो तो भारत का निर्वाचन विभाग करता है, यानी भारतीय निर्वाचन विभाग। और चुनाव होता है वो अनुच्छेद 354 के तहत होता है राष्ट्रपति का। फिर आता है अपने पद ग्रहण के दिन से, निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से बिल्कुल नहीं, तो अपने पद ग्रहण से वो 5 वर्ष तक क्या है, रह सकता है। ऑप्शन नंबर सी, पद पर रहता है भारत का राष्ट्रपति। निर्वाचन विभाग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति का चुनाव कराता है, चुनाव संबंधित फैसले भी कौन लेता है, सुप्रीम कोर्ट लेता है, यानी निर्वाचन विभाग के पास कोई पावर नहीं है कि कोई भी स्थिति विवाद हो यदि राष्ट्रपति के चुनाव में तो फैसला ले सके, नहीं ले सकता। सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करेगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर याचिका कौन कर सकता है, निर्वाचन मंडल के सदस्य और प्रत्याशी। शर्त यह है 30 दिन के भीतर भीतर कर सकते हैं, वो भी किस कंडीशन में, किस चुनाव के अंदर संविधान का क्या हुआ है, अतिक्रमण हुआ है। सिर्फ और सिर्फ ये इस आधार पर नहीं किया जा सकता है कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है या कोई भी, सिर्फ और सिर्फ संविधान के अतिक्रमण की स्थिति में जो है दायर याचिका हो सकती है, शिकायत हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करेगी और जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा वो अंतिम होगा। निर्वाचन विभाग का सिर्फ और सिर्फ काम है चुनाव करवाना। क्या करवाना, चुनाव करवाना, न कि वो जांच करता है, कुछ नहीं है। गलत निर्वाचन विभाग ने किया है, फिर भी जांच कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देता है? लोकसभा स्पीकर को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। लोकसभा, जब स्पीकर की बात आती है तो लोकसभा अध्यक्ष सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का संचालित करता है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र है वो संबोधित करके देता है। क्या देता है, संबोधित करके देता है, अनुच्छेद 56 के तहत। ध्यान में रखना, प्रधानमंत्री को नहीं देता है। प्रधानमंत्री की तो नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति खुद नियुक्ति करता है, नियुक्ति करता है राष्ट्रपति खुद।
राष्ट्रपति। किसकी करता है? प्रधानमंत्री करता है। और लोकसभा जो स्पीकर है वो लोकसभा को संचालित करते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय यानी भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करेगा? राष्ट्रपति के विवादित मामले को देखेगा। संबोधित किसको करेगा? उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? यानी राष्ट्रपति को ऐसा लगता है, राष्ट्रपति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? महाभियोग चलाया जा सकता है 356, अनुच्छेद 75, 76, 61, यानी चलाया जा सकता है। एक बात ध्यान में रखना, अनुच्छेद 56 किस बात की व्याख्या करता है ये भी ध्यान में रखना, क्योंकि बहुत बड़ा अनुच्छेद है, इसमें सारी चीजें ये करेगा। महाभियोग क्यों लाया जा रहा है? क्या कर रहा है ये? महाभियोग क्यों लाया जा रहा है? चलाए कि नहीं करेंगे? किस कारण लाया जा रहा है इस बात की व्याख्या करेंगे। महाभियोग क्यों लाया जा रहा है? अब इसलिए लिखाया मैंने यहां कि कथन और ये पूछ ले कि भारत के राष्ट्रपति से जो महाभियोग है कौन से अनुच्छेद संबंध रखते हैं। अगर ऑप्शन में 61 और दूसरे ऑप्शन में वो दे दे 56 एंड 61 दोनों, तो ऑप्शन राइट कौन होगा? 56 और 61 होगा, क्योंकि महाभियोग क्यों लाया जाता है इसका वर्णन तो कौन करता है? 56 करता है। लेकिन महाभियोग चलाया जाएगा इसकी व्याख्या कौन करता है? 61 करता है, 61 करता है। कौन करता है? 61 करता है। महाभियोग एक सदन में भी चलाया जा सकता है, 2 सदन में भी चलाया जा सकता है। यदि लोकसभा में महाभियोग चलाया जाएगा तो उसकी जांच राज्यसभा करेगी, यानी अन्वेषण करेगी। और यदि राज्यसभा में चलाया जाएगा तो उसकी जांच है वो कौन करेगी? लोकसभा करेगी। 28, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर किस आधार पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर क्या है? महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। यदि एक सदन लाएगा तो दूसरा सदन उसकी जांच करेगा और अन्वेषण करेगा, यानी राज्यसभा में आया तो लोकसभा करेगी और लोकसभा में आया तो राज्यसभा करेगी। अब महाभियोग सफल कब होता है राष्ट्रपति पर? जिस सदन में लाया जाता है उस सदन में 1/3 मतदान। कौन सा? 1/3 जो है मतदान होना चाहिए कुल सदस्यों की संख्या का। 1/3 मतदान होने के पक्ष में महाभियोग चलाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देनी आवश्यक है? यानी पूर्व दिन की 14 दिन की देनी होगी, वो भी लिखित में देनी होगी। क्या देनी होगी? लिखित में देनी होगी राष्ट्रपति को सूचना कि उसके खिलाफ महाभियोग लाया जाता है। क्या लाया जाता है? इस सूचना के बाद उस महाभियोग पर क्या होगी? चर्चा होगी जिस सदन के अंदर लाया जाता है, यानी 14 दिन सूचना लिखित में देने के बाद इसमें महाभियोग के अंदर चर्चा होगी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग का अधिकरण का भाग नहीं है? मैंने पहले भी बात की थी उस समय कि एक ऐसा निर्वाचक मंडल है जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का भाग है, लेकिन विवादित मामले में जब महाभियोग राष्ट्रपति पर चलाया जाता है, जब संविधान का अतिक्रमण होता है राष्ट्रपति के द्वारा,
तो उस पर महाभियोग लाया जाता है, तो उस पर क्या भाग लेता है कि नहीं लेता है? राज्य की विधानसभाएं हैं वो भाग नहीं लेती। ऑप्शन नंबर डी होगा जो महाभियोग में नहीं लेगी। कौन नहीं लेगी? विधानसभाओं की भाग है, जो सदस्य निर्वाचित सदस्य वो राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। अब बात आती है कि किस प्रकार की प्रक्रिया है राष्ट्रपति के भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार है? कार्यपालिका है? बिल्कुल नहीं। न्यायिक प्रक्रिया है? बिल्कुल नहीं। कहां चलाया जा रहा है न्यायिक प्रक्रिया? महाभियोग कहां लाया जाएगा? लोकसभा या राज्यसभा, दोनों सदनों में लाया जाएगा। तो वहां न्याय प्रक्रिया कैसे हुई? न्याय प्रक्रिया का तो मामला सर्वोच्च न्यायालय देखता है। सर्वोच्च न्यायालय देखता है। कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय विधि प्रक्रिया बिल्कुल नहीं है। तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर 1 होगा। जब संसद के अंदर महाभियोग, जब संसद के अंदर महाभियोग लाया जाएगा, क्या किया जाएगा? लाया जाएगा। जब महाभियोग लाया जाएगा तो भारत की जो संसद है वो क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक न्यायिक प्रक्रिया में क्या हो जाएगी? जो है न्यायिक प्रक्रिया का रूप ले लेगी। एक राष्ट्रपति के चुनाव की जो भी महाभियोग लाया जाएगा राष्ट्रपति के संबंधित, तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया में आ जाएगी इस समय। क्वेश्चन नंबर 32, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? पहला ऑप्शन 5 वर्ष, दूसरा 1/2 1.5 साल, 1 वर्ष 6 माह। ऐसी परिस्थिति में उपराष्ट्रपति क्या करेगा? 6 महीने तक क्या कर सकता है उपराष्ट्रपति? 6 महीने तक। कौन करता है इसकी बात? अनुच्छेद 62 के तहत जब राष्ट्रपति अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो भारत के अंदर उपराष्ट्रपति क्या होगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। यानी कार्यवाहक 6 महीने तक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? 6 महीने तक राष्ट्रपति होगा। और कितने महीने तक रह सकता है? 6 माह तक रह सकता है। इस बात की व्याख्या करता है 65 अनुच्छेद कि वो 6 माह तक ही, जो अधिकतम कितने माह तक? 6 माह तक राष्ट्रपति रह सकता है। यानी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इसके अंदर। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? भारत के प्रधानमंत्री न्यायाधीश की अनुशंसा पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, राज्यसभा की अनुशंसा पर। तो भारत के प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ प्रधान जो न्यायाधीश है उसकी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारत की जो लोकसभा है वो कभी भंग नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर 1 गलत। लोकसभा की बिल्कुल नहीं। लोकसभा कहेगी तो राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि वो भंग करे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसके अंदर कौन सा होगा? केंद्रीय मंत्री की सलाह पर। सलाह पर क्या करेगा केंद्रीय मंत्री? ये कहेगा। किसके तहत कहेगा? अनुच्छेद कौन सा है? 74। कौन सा है? 74। 74 के तहत केंद्रीय मंत्री की सलाह पर, यानी केंद्रीय मंत्री का हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ये आकर राष्ट्रपति को कहेगा कि इस समय क्या है, जो लोकसभा के अंदर यानी सदन के अंदर ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि चलने वाली जो सरकार है या तो किसी भी कारणवश हो, चाहे कोई भी कारण हो, राजनीतिक कारण हो, शासन हो, चल नहीं सकती है। इस स्थिति में क्या करेगा? राष्ट्रपति भंग कर देगा लोकसभा को। कौन से अनुच्छेद के तहत? 74 के तहत कर देगा। लेकिन आपको बता दूं 86 के अंदर 86 के अंदर एक लाइन लिखी हुई है, उस बात की करूंगा कि राष्ट्रपति को
ऐसा लगता है कि वर्तमान जो भी चल रही है सरकार या लोकसभा चल रही है वो बहुमत में नहीं है, यानी बहुमत हो सकती है। तो इस स्थिति में केंद्रीय मंत्री की अनुशंसा के लिए बाध्य नहीं होगा, यानी सलाह के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा। ये एक प्रकार से राष्ट्रपति खुद क्या लेगा, सुविवेक निर्णय लेगा और इस स्थिति में क्या कर देगा, भंग कर देगा। यदि किसी भी दल ने लोकसभा के अंदर बहुमत खो दिया, यानी उसका प्रधानमंत्री 74 के तहत तो प्रधानमंत्री आके बोलेगा, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा यानी राष्ट्रपति से बात करेगा कि वर्तमान स्थिति में सरकार चलने के लायक नहीं है या ये लोकसभा चलने के लायक नहीं है। तो इस स्थिति में क्या करेगा, प्रधानमंत्री उस लोकसभा को भंग कर देगा। लेकिन एक स्थिति बनती है कि जब बहुमत खो देते हैं कोई भी लोकसभा के दल का नेता है, यदि वो सरकार जो वर्तमान में चल रही है यदि वो बहुमत खो देती है, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति के पास सुविवेक निर्णय होता है। किसके अनुसार होता है, अनुच्छेद 70 जो 86 है वो इस बात की करता है। बिल्कुल राष्ट्रपति स्वतंत्र है, ऐसी स्थिति में भंग कर सकता है, समय से पूर्व भी कर सकता है। यानी आज लोकसभा के सारे सदस्यों ने शपथ ली और सरकार का गठन आज हुआ है, यानी मान लो आप 4 तारीख को हुआ है और 5 को कल राष्ट्रपति इसको भंग कर सकता है यदि बहुमत खोले। तो ये उनका सुविवेक निर्णय है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद द्वारा, राज्यसभा के सभापति द्वारा। बिल्कुल नहीं, सभापति क्या करता है, राज्यसभा को संचालित करता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है उसके पास, राज्यसभा को संचालित करता है। ठीक है, अब इसका सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति होता है इसका सभापति। संसद द्वारा बिल्कुल नहीं, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बिल्कुल संसद द्वारा नहीं हो सकती है, क्योंकि संसद के अंदर राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति 3 भाग होने के कारण नहीं कर सकता है। कारण है 3 भाग हो गए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इसलिए संसद भी नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ही गलत है। लोकसभा के अध्यक्ष बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ इसकी अध्यक्षता करेगा। क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। इसकी संयुक्त बैठक की क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। अब अध्यक्षता सिर्फ और सिर्फ अध्यक्ष होगा, किसके तहत होगा, 118 के तहत। अनुच्छेद 118 में यह लिखा हुआ है कि जब भी राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाएगा, जब भी संयुक्त बैठक बुलाएगा लोकसभा और राज्यसभा की, तो अध्यक्ष कौन होगा, अध्यक्ष लोकसभा का जो है वो अध्यक्ष है वो इसका अध्यक्ष होगा। ऐसी बात भारतीय संविधान अनुच्छेद 158 के अंदर लिखी हुई है। फिर संयुक्त बैठक जो है वो बुला सकता है, यानी आहूत कर सकता है, वो राष्ट्रपति कर सकता है। कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन है, 108 के अंदर इसका वर्णन मिलेगा। अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की क्या कर सकता है, साथ में बैठक बुला सकता है, एक साथ बैठक बुला सकता है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो निम्न में कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। क्या पूछा है, सही नहीं है। वह संसद का एक संगठक भाग है। बिल्कुल है, ऐसा कहां लिखा हुआ है, 79 में। कहां लिखा हुआ है, 79 में संगठक का भाग है। बिल्कुल वह संसद का एक है। कारण क्या है कि भारत के अंदर संघीय शासन व्यवस्था है, इस कारण इसको क्या कहा जाता है, संगठक कहा सकता है। कौन से अनुच्छेद में वर्णन मिलेगा, 79 के अंदर। कौन से के मिलेगा, 79 के अनुसार राष्ट्रपति एक संगठक का क्या है, भाग है। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग ले सकता है। ऐसा क्या लिखा हुआ है कहीं, वह प्रत्येक वर्ष में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित कर सकता है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। अब दोनों सदनों में चर्चा, वह प्रत्येक वर्ष में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित कर सकता है, बुला सकता है। मैंने कहा वो किस तहत बुला सकता है, 108 तक। संबोधित करना पड़ेगा तो दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा। दूसरे का सहारा किसका लेना पड़ेगा, 86 का सहारा लेना पड़ेगा। अनुच्छेद 86 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित कर सकता है। पुनः ध्यान देना, बुलाता वो किससे है, 108 से। संबोधित किसे करता है, 86 से, यानी पीछे भागता है। बोलने के लिए क्या करना पड़ता है, पीछे भागना पड़ता है उसको। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग ले सकता है, बिल्कुल नहीं।
कभी नहीं ले सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। राष्ट्रपति दोनों सदनों की चर्चा चल रही है, एक साथ तो भाग नहीं लेगा। संयुक्त चर्चा चल रही है, क्या करेगा? यदि राष्ट्रपति संयुक्त चर्चा चलती है दोनों सदनों की, तो कभी भी राष्ट्रपति भाग नहीं लेता है। बुला सकता है, वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। बात करूंगा अनुच्छेद 123 की। राष्ट्रपति किसी भी परिस्थिति में किसी भी समय अध्यादेश जारी कर सकता है, किसके तहत? 123 के तहत। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। राष्ट्रपति, फिर कह रहा हूं, कभी भी दोनों सदनों की संयुक्त चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। वह संसद का संगठक भाग है, बिल्कुल 79 के तहत। वह प्रत्येक राज्य वर्ष के दोनों के प्रत्येक यानी प्रथम वर्ष, ध्यान में रखना, प्रथम वर्ष के अंदर जो होता है ना 86 के अंदर, उसके अंदर वो भाग ले सकता है, संबोधित कर सकता है। प्रथम वर्ष की प्रत्येक वर्ष के अंदर एक राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। 86 के तहत वो क्या कर सकता है? संयुक्त है, वो बैठक को संबोधित कर सकता है, दोनों को एक साथ बुला सकता है। क्योंकि राष्ट्रपति होते हैं वो क्या होते हैं? लगभग भारत का परम सौभाग्य प्राप्त है, 80 साल से ऊपर ही होते हैं, नीचे तो आज तक कोई बना ही नहीं। तो इतना राष्ट्रपति घूम नहीं सकता है, इधर उधर नहीं जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा जो पार्लियामेंट है वो दूर दूर है। इस परिस्थिति में राष्ट्रपति के जो है हितों का और फिजिकली सब ख्याल रखते हुए क्या संशोधन यानी संविधान अनुच्छेद बना दिया कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है? बोल सकता है, यानी एक साथ बोल सकता है, संबोधित कर सकता है। इतना बढ़िया परम सौभाग्य अपने देश का है कि 80 से नीचे कभी भी भारत का युवा आज तक क्या बना नहीं है? राष्ट्रपति नहीं बना है। और बना है कोई एक दो ऐसे अपवाद हो सकते हैं, एक आधा हो सकता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या रहा होगा? 13 दिन रहा होगा, इससे ज्यादा नहीं रहा है। जिसकी भी आप एज देखोगे 80 से ऊपर है और वो संयुक्त बैठक को संबोधित कर सकता है। इसलिए बनाया गया क्योंकि उसके पास घूमने के लिए सही नहीं है, यानी वो फिजिकली तौर पर फिट नहीं है। सी ऑप्शन राइट होगा इसका। ऑप्शन नंबर 36, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन नंबर 1, राष्ट्रपति संसद का भाग है। बिल्कुल है, संसद का राष्ट्रपति एक प्रकार से भाग है, यानी संगठक का वो प्रमुख है, संघीय शासन का वो प्रमुख है, कार्यपालिका का वो प्रमुख है। कारण, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति से कानून नहीं बन सकता है। बिल्कुल नहीं बनता है। यदि कोई भी संसद के दोनों सदनों के आएगा, यदि कोई भी लाएगा तो राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करेगा तब तक नहीं बनेगा। तो यानी 1 और 2 दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ए और आर दोनों ही सही है और आर का स्पष्टीकरण भी सही है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वो कौन सा था? ऐसा कौन था जिस राष्ट्रपति ने, भारत के राष्ट्रपति ने जिसने एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया, यानी वीटो पावर का प्रयोग किया था, जो उसके पास स्पेशल पावर रहता है। हिंदू कोड बिल, पेप्सु विनियोग विधेयक, बात करूंगा पेप्सु विनियोग, यहां किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने किया था। लेकिन भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर किया था, किसने किया था? ज्ञानी जेल सिंह ने। किसने किया था? ज्ञानी जेल सिंह ने इसका जो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक आया था उसके अंदर क्या किया था? वीटो का पावर, जो वीटो का है वो प्रयोग किया था। किसने किया था? ज्ञानी जेल सिंह। डॉक्टर राजेंद्र, अगर कथन ऐसे पूछा जाए कि इनमें से 2 वीटो पावर में कौन कौन से, अगर दोनों के पीछे आगे ये लिख दे तो ये ध्यान में रखना, पेप्सु विनियोग का विधेयक का जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रयोग किया था। भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक का किसने किया था? एकमात्र अपनी शक्ति का प्रयोग, यानी ये तो केवल वहां क्या किया था? रोकने के लिए किया गया था, सिर्फ और सिर्फ शक्ति का प्रयोग किया था। तो वहां यहाँ किया था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के ऊपर किया था। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वैच्छिक शक्ति है? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, विधेयक को आपत्ति सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना, क्षमा प्रदान करना, संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना, संसद को संदेश भेजना, न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। क्या राष्ट्रपति की स्वैच्छिक शक्तियां हैं सारी? पहला सवाल ये। नहीं है तो नहीं है, तो कौन कौन सी है? तो सबसे बात, राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेज सकता है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है अपने
86। फिर आता है समा प्रदान। समा प्रदान संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना, राष्ट्रपति के पास विधेयक को रोक कर रखना, बिल्कुल सही बात है। 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट है। विधेयक को राष्ट्रपति रोक सकता है, अगर पास करके भी भेज सकता है, ये भी कोई निश्चित नहीं हो कितने समय तक रख सकता है, तो स्वविवेक शक्ति है। फिर आता है ऑप्शन नंबर समा प्रदान, स्वविवेक के अंदर नहीं आएगी। संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना यानी मैसेज करना, किसके तहत करना, 86 के अंदर राष्ट्रपति संदेश भेजता है, संसद को संदेश भेजना, सेम कंडीशन। न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, तो संसद को संदेश भेजना 86 के अंदर, ये राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्ति है। क्या है? स्वविवेक शक्ति है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ई राइट होगा। ई राइट कैसे होगा? विधेयक को आपत्ति सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना और संसद को संदेश भेजना, यानी ये तीनों है, तो ई ऑप्शन इसके अंदर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? संसद का सत्र आउट करना पहला ऑप्शन क्या है, संसद का सत्राहवान करना, संसद की बैठक स्थगित करना, अध्यादेश जारी करना। विधायी के अंदर मैंने पहले भी कहा था विधि शक्ति अध्यादेश जारी करना, यानी विधि शक्ति की बात आती है तो वो 123 के अंदर मिलेगी आपको। क्या मिलेगी? 123 के अंदर मिलेगी। इसके कंडीशन में राइट आपका डी होगा। अध्यादेश जारी करना विधायी जो है विधि शक्ति है, ध्यान में रखना। संसद का सत्र आउट करना, संसद का सत्राहवान करना, संसद की बैठक करना, ये दोनों काम किसका है? उस सदन के अध्यक्ष का है। किसका है? जो भी सदन का अध्यक्ष है, सदन का क्या है? अध्यक्ष है। क्या है? सदन का अध्यक्ष है, उसका काम है ये आउट करना और ये संसद के अध्यक्ष करना है। बैठक स्थित करना संसद की, ये भी उनका काम है। तीनों के तीनों ये अध्यक्ष महोदय जी या सभापति बात करते हैं। जब राज्य की बात आती है तो सभापति की बात भी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 40, कुछ आपके पास 6 या 7 ऐसे जो है वो दिए हुए हैं, उनमें से आपको चुनना होगा। निम्न में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्तियां हैं? बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, ऐसा क्या मिलता है? बिल्कुल नहीं। सही मायने में अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति के पास एकमात्र जो ओरिजिनल स्वविवेक शक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो किसी को भी राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि वो बहुमत दल के नेता को पहले बुलाए और राष्ट्रपति करे। किसी के पास 5 सीट है मतलब, तो भी राष्ट्रपति उसको बुला सकता है। अब वो उसका फर्ज है कि वो बहुमत दल है जो बहुमत अपने लोकसभा के अंदर या किसी सदन के अंदर साबित करे या नहीं करे, लेकिन राष्ट्रपति के पास सही मायने में अगर कोई स्वविवेक शक्ति है तो वे ये है कि वो चाहे उसको प्रधानमंत्री बना सकता है। 5 वाले को भी बुला सकता है, जरूरी नहीं है कि सबसे पहले 200 सीटें लाए उसको वो बुलाए। संसद का अधिवेशन बुलाना, लेकिन ये भारतीय संविधान के अंदर ऐसा कोई वर्णन नहीं है, ध्यान में रखना। स्वविवेक शक्ति के अंदर कोई वर्णन नहीं है कि वो प्रधानमंत्री को किसी को बुला सकता है। किसी विधेयक को आपत्तियों से संसद के पास भेजना, मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करना, बिल्कुल सही। अब बात मंत्री परिषद की आती है, वहां प्रधानमंत्री नहीं लिखा हुआ है। मैंने कहा जब मंत्री परिषद की आती है, जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा उसकी सलाह पर क्या करेगा? मंत्री परिषद का गठन करेगा। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की। तो यानी सही अगर पावर माना जाए तो प्रधानमंत्री के पास मंत्री परिषद का पावर है। और राष्ट्रपति यदि सही उसके पास स्वविवेक शक्ति की बात करूंगा मैं तो सिर्फ और सिर्फ स्वविवेक शक्ति क्या है? चाहे उसको वो प्रधानमंत्री बना सकता है, यानी उसके पास 5 यदि सीटें होगी तो ही वो प्रधानमंत्री बना सकता है। फिर बात करूंगा राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक को स्वीकृति देना, बिल्कुल नहीं। किसी विधेयक को रोक कर रखना, बिल्कुल रख सकता है, चाहे जब तक रख सकता है। किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, बिल्कुल। राष्ट्रपति तब चाहे तब मर्जी हो तब प्रधानमंत्री से पूछ सकता है, किसी भी विषय में सलाह मांग सकता है। और प्रधानमंत्री क्या बाध्य है? बिल्कुल बाध्य है, प्रधानमंत्री को सलाह देनी होगी। किसी परामर्श पर मंत्री परिषद से पुनर्विचार हेतु करना, बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है? पुनर्विचार के लिए कर सकता है। यानी साफ शब्दों में कहूं, कोई विधेयक यदि राष्ट्रपति के पास आता है तो देखकर पुनर्विचार यानी पुनर्विचार के लिए
लोकसभा या राज्यसभा या उस संबंधित सदन जो भी हो उसमें भेज सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ई राइट होगा। क्या होगा, ई इसके अंदर ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 41, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर उसे अपनी सहमति दे दी थी? यानी कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ने उसको सहमति दे दी थी? तो 123 के तहत राष्ट्रपति ने क्या दे दी थी, सहमति दे दी थी। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में, कब भेजा था, वर्ष 2002 में चुनाव से संबंधित एक बिल भेजा था, उसको राष्ट्रपति ने क्या किया था, अनुच्छेद के अंदर अपनी सहमति दे दी थी। यानी किसी भी बदलाव नहीं किया था, वो सहमति दे दी थी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? वित्त आयोग की, योजना आयोग के अध्यक्ष की, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की। अब बात करूंगा मैं यहां पर वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। 280 के तहत, अनुच्छेद किसके तहत, वित्त आयोग। योजना आयोग, बात आती है योजना आयोग, योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। अभी योजना आयोग बना था, पहले क्या था, नीति आयोग। क्या था, नीति आयोग था। तब ये नई सरकार का गठन होता है, यानी एनडीए सरकार का गठन होता है। इस नीति आयोग का नाम बदल के कर क्या करता है, यूपी सरकार के अंदर, यानी पहले जो कांग्रेस गठबंधन सरकार थी उस समय क्या चलता था, नीति आयोग चलता था। लेकिन जैसे ये सरकार चेंज होती है, यानी उसका बदलाव होता है सरकार का, तो जो एनडीए सरकार यानी मोदी गठबंधन, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने क्या कर दिया था, योजना आयोग को चेंज करके क्या, नीति आयोग को चेंज करके क्या बनाया था, योजना आयोग बनाया था। उसके उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री की नियुक्ति बिल्कुल राष्ट्रपति करता है। क्या करता है, राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। अब ऐसा क्यों प्रश्न ये उठता है, राष्ट्रपति करता है ये तो सबने पढ़ा, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी संघ राज्य क्षेत्र है वहां राज्यपाल नहीं होता है। वास्तविक स्थिति में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। लेकिन संघ राज्य जो क्षेत्र है वहां पर क्या होता है, राज्यपाल नहीं होता है, यानी उपराज्यपाल होता है। क्या होता है, उपराज्यपाल होता है। हाल ही में सुना था दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से एक मामला चला था ये नगर निगम वाला, उस समय जो है एलजी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में एलजी बोलते हैं। तो दिल्ली के अंदर क्या उपराज्यपाल है, राज्यपाल नहीं है। तो इसलिए संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री जो नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। सिर्फ और सिर्फ एक योजना आयोग की नहीं करता है, एक और, जिसमें 1 और 3 है वो ऑप्शन सही है, यानी सी ऑप्शन राइट होगा इसके अंदर। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, निर्वाचन आयोग, उपराष्ट्रपति। बिल्कुल प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की करता है, मुख्य निर्वाचन की उपराष्ट्रपति क्या करता है, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, प्रश्न उठता है, इसकी नियुक्ति करता है लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 44, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु उपबंध किया जाता है, यानी उपबंध किया जाता है। ऐसा कौन सा जो संविधान के अंदर अनुच्छेद है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 160 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को असाधारण परिस्थिति, यानी यदि शासन व्यवस्था डगमगाई हो, राजनीतिक व्यवस्था डगमगाई हो, तो उपबंध करता है। किसके तहत, 160 के तहत। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्रदान करता है, 143 क्या करता है, 143 क्या है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के से परामर्श की शक्ति प्रदान करता है, यानी उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। कौन, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, परामर्श ले सकता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद की बात करूंगा तो वो है 143। अब आप पूछोगे क्या
भारत का उच्च न्यायालय बाध्य है, बिल्कुल बाध्य है। राष्ट्रपति जब मांगेगा तो उच्चतम न्यायालय को जो है परामर्श तो देना होगा। संविधान के अनुसार निम्न में से क्या शब्द से भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नियत है? अध्यादेशों का प्रख्यापन, उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेना, संसद के सदनों को संदेश भेजना, समाधान करना। जो संसद को संदेश भेजा जाता है वो क्या है? अध्यादेशों का प्रकाशन करना संदेश के, वो क्या है? एक प्रकार का राष्ट्रपति का क्या है? अधिकार है। क्या है? अधिकार है, न कि शक्ति है। संदेश भेजना राष्ट्रपति का क्या है? अधिकार में आता है, शक्ति में नहीं आता है। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब अनुच्छेद की बात करूंगा तो 86 के तहत भेजता है, और यहाँ अध्यादेश की बात करूंगा तो 123 के अंदर होता है। ठीक है, राष्ट्रपति कोई भी किसी भी परिस्थिति में किसी को भी अध्यादेश जारी करता है तो 123 के। परामर्श की बात करूंगा तो 143 क्या होगा? 143 क्या है? ये सारे के सारे अनुच्छेद है। समाधान की बात करूंगा तो 62 समाधान राष्ट्रपति किसके तहत देता है? 62। बात करूंगा मैं अगले क्वेश्चन की। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है प्राप्त कि वह समाधान करे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे। तो न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसको हटा नहीं सकता है, नियुक्त तो कर सकता है लेकिन हटा नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्तियों में क्या सम्मिलित नहीं है? कौन ऐसा है जो नहीं है? सबसे पहले बात करूंगा, रोक नहीं आएगी और निरंतरता नहीं है। बाकी क्षमा है, लघुकरण है, परिहार है, विराम है और परिविलंबन है वो भी है। तो यानी 6 और 7 ऑप्शन राइट है। कौन से में मिल रहे हैं? ऑप्शन नंबर ई में मिल रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुसार, क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह निम्नलिखित में से किसको किनको संसद के पटल पर रखेगा? ऐसा क्या चीज है कि राष्ट्रपति वहां रखेगा? क्या रखेगा? पहला ऑप्शन, संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, लोक लेखा के प्रतिवेदन को, फिर आता है नियंत्रण महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। किसको नहीं रखेगा ये बात अपन को ढूंढनी है, या चारों को रखेगा? तो पहला है संघ वित्त आयोग की सिफारिश को बिल्कुल रखेगा, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को राष्ट्रपति क्या है? नहीं रखेगा। तो बात आती है ये तीनों रखेगा, जिसके अंदर 1 3 4 मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 51 निम्न में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने की यानी जाति घोषित करने की संवैधानिक अधिकार किसको है? ऐसा कौन है? क्या राज्यपाल के पास ऐसा अधिकार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। राज्यपाल क्या होता है? एक राज्य का मुखिया होता है। क्या होता है? एक राज्य का मुखिया होता है। क्या होता है? एक राज्य का मुखिया होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री को, ये किसी भी राज्य का क्या होता है? राजनीति का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री को बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति को ऐसा पावर है। कैसे है बात करूंगा मैं, ऐसा कैसे होता है? 258, 151 और 380 ये तीनों अनुच्छेद जो है अनुसूचित जाति को जो है संबंधित है। इसके तहत राष्ट्रपति इसको संवैधानिक अधिकार से घोषित करता है। 52 संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? अब राष्ट्रपति को यह बनाकर देना पड़ता है कि वो कल क्या बोलेगा, संसद में जाएगा, उसका अभिभाषण कौन बना के देगा? मैंने पहले भी बताया था, स्वयं राष्ट्रपति सक्षम हो ही नहीं सकता। जो 80 साल की एज में है, क्या वो तैयार कर सकता है अभिभाषण? नहीं कर सकता है। बोल भी नहीं सकता तो अभिभाषण क्या तैयार करेगा? लोकसभा अध्यक्ष बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष सिर्फ लोकसभा को संचालित करता है। राज्यसभा सभापति, इसका सभापति उपराष्ट्रपति होगा। इतनी क्या उपराष्ट्रपति कहेगा वो राष्ट्रपति बोलेगा? ऐसा थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। केंद्रीय मंत्रिमंडल, यहां बात आती। मैंने कहा कि जब भी फिल्म बनती है, फिल्म बनाने वाले कौन है?
राजनेता है, और राजनेता कौन होते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल ये तैयार करता है, और ये तैयार करके बोलता है राष्ट्रपति जी को कल जो हमने लिखा है वो बोलना, और बिल्कुल बाध्य भी होता है राष्ट्रपति, जो ये लिखेंगे वो राष्ट्रपति को बोलना है अभिभाषण में, चाहे उन्होंने काम किया नहीं किया, इन्होंने राष्ट्रपति को लिख के दे दिया कि हमने 1 साल में इतने काम किए हैं, वो राष्ट्रपति वहां बोलेगा। 53 भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य के थे? बिहार के थे। प्रथम राज्य जो है वो राष्ट्रपति बिहार के थे। क्वेश्चन नंबर 54 दो अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? दो अवधि के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति थे अपने, ठीक है। क्यों थे? भारतीय संविधान सभा, जो संविधान सभा थी उसके क्या थे? अध्यक्ष थे। तो प्रथम बार उस समय बन गए थे, और दूसरी बार भारत के जो गणतंत्र राज्य था, यानी भारत गणतंत्र राज्य के समय राष्ट्रपति बने, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 अवधि के राष्ट्रपति होंगे। 55 सर्वसहमति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे? एस राधाकृष्णा बिल्कुल नहीं, वीपी गिरी बिल्कुल नहीं, एन संजीवन रेड्डी एक ऐसे भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति हैं, एकमात्र। अगर बात की जाए, एन संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति है, और ये कब बने थे? 1969 के अंदर राष्ट्रपति कार्यकाल था 174 तक, ठीक है, ध्यान में रखना इसको। और एन संजीवन रेड्डी, और इस समय एक बहुत बड़ी चीज हुई थी संजीवन रेड्डी के समय, जो बात हुई थी वो ये हुई थी, यहाँ एक एंग्लो इंडियन जो मनोनीत सदस्य होता है ओब्राइम, उन्होंने क्या किया था? मतदान किया था। इसके अंदर भारतीय संविधान के अंदर ये नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सिर्फ एंग्लो इंडियन मतदान नहीं कर सकता है। क्या कर सकता है? एंग्लो इंडियन मतदान नहीं कर सकता है। वो सदस्य तृणमूल कांग्रेस, बाईजी के पार्टी यानी ममता बनर्जी की जो पार्टी है, पश्चिम बंगाल में वर्तमान की मुख्यमंत्री है, उसकी पार्टी से मनोनीत सदस्यता उस समय यहाँ दिया था वोट। क्यों दिया था? क्योंकि वो एक विदेशी था, न कि एंग्लो इंडियन था। शर्त ये एंग्लो इंडियन नहीं होना चाहिए। तो एकमात्र निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति की बात आती है तो एन संजीवन रेड्डी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा निम्न कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या करिए? चयन कर दीजिए, आप सही उत्तर का चयन कीजिए। नीलम संजीवन रेड्डी 69 के अंदर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो इसके अंदर सी ऑप्शन है वो राइट होगा। अहमद के अंदर सी ऑप्शन राइट होगा। 57 निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? ऐसा कौन सा भारत का राष्ट्रपति था जो दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक के नाम से जाना जाता है, या उसका इतिहास में ऐसा नाम है? तो वो थे डॉक्टर राधाकृष्ण। कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्ण जो थे वो भारत के क्या थे? ऐसे राष्ट्रपति थे जिसको भारत का दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के नाम से जाना जाता था। बात करूंगा प्रश्न 58 की। भारत के निम्न में से राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रखता है? कौन रखता है ऐसा? ट्रेड यूनियन से कौन है वो संबंध रखता है? वीपी गिरी ट्रेड यूनियन से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर ए राइट। 59 भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? ऐसा भारत का कौन सा राष्ट्रपति है जिसको मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? डॉक्टर राधाकृष्णन को? बिल्कुल नहीं। इनको क्या कहा जाता है? दार्शनिक राजा कहा जाता है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को दी जाती है। ये भारत के एक ऐसे मात्र राष्ट्रपति थे जो वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। ध्यान में रखना, इन्होंने पोखरण के अंदर क्या किया था? इनके कार्यकाल में परमाणु परीक्षण किया था और सफल परीक्षण किया था। कैसा किया था? सफल परीक्षण हुआ था, परमाणु परीक्षण पोखरण के अंदर।
भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किसी एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। ऐसा कौन सा भारत का राष्ट्रपति था जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जज रहा है और उसके बाद में या पहले राष्ट्रपति भी बना है? तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह जो थे वो भारत के दो जगह यानी जस्टिस के रूप में भी कार्य किया था और राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था। 61 निम्न में कौन से असंगत है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? राष्ट्रपति थे। क्या थे? राष्ट्रपति। ये भी राष्ट्रपति, जाकिर हुसैन भी राष्ट्रपति और जवाहरलाल नेहरू सिर्फ और सिर्फ क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री कौन से थे? प्रथम प्रधानमंत्री थे भारत में। और सुनने में मिलता है इनके बारे में कि जो ये सिगरेट पीते थे ना वो भी फ्लाइट से आती थी। और उस समय फिर भी लोग कहते हैं कि पुराने समय में भारत के पास पैसे नहीं थे, तो भारत के प्रधानमंत्री यदि सिगरेट का सेवन करता था, उसकी सिगरेट यदि फ्लाइटों में आती थी तो वो पैसे कहां से आते थे? 62 भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में से निम्न में से कौन सा बिहार का राज्यपाल रह चुका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीपी गिरी। तो डॉक्टर शंकर लाल दयाल शर्मा जो थे बिहार के राज्यपाल रह चुके। एक बात और कहूंगा, इससे पूर्व जो राष्ट्रपति थे, अभी तो द्रौपदी मुर्मू है, लेकिन इससे पहले जो कोविंद थे, रामनाथ कोविंद थे, वो भी बिहार के क्या थे? पहले राज्यपाल थे। कौन थे? रामनाथ कोविंद थे, जो इससे पूर्व राष्ट्रपति थे। वो भी राष्ट्रपति की शपथ से पहले या राष्ट्रपति बनने से पहले कहां के राज्यपाल थे? बिहार के थे। तो ऐसे दो ऑप्शन भी आ सकते हैं, एक ऑप्शन तो अभी दिया हुआ है। 63 निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? एकमात्र भारत का ऐसा राष्ट्रपति है जो खुद की सुनवाई चल रही थी फिर भी वहां न्यायालय के अंदर उपस्थित हुआ। ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है? ज्ञानी सैल सिंह नहीं, नीलम संजीवन रेड्डी नहीं, डॉक्टर जाकिर हुसैन एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो खुद की सुनवाई यानी कार्रवाई के अंदर भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी सुनवाई के अंदर उपस्थित हुआ। जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति जब सुनवाई चले तो खुद उपस्थित हो, उसका वकील भी सुनवाई कर सकता है या उसका प्रतिनिधित्व भी वो भेज सकता है। 64 राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया था, किसने किया था? एडविन ल्यूटियस द्वारा राष्ट्रपति का जो भवन है वो डिजाइन किया गया था। ये कहां का वास्तुकार था? ये भी सवाल आ सकता है कि राष्ट्रपति भवन का जो वास्तुकार था वो कौन था? तो वो कौन था? कहां का था? तो ये ब्रिटिश का था, ब्रिटिश का था। फिर इसको पहले, इससे राष्ट्रपति भवन से पहले, राष्ट्रपति भवन के बाद में इसको क्या था? पहले क्या नाम था? सरकारी आवास था। क्या था? सरकारी आवास था। लेकिन 1947 के अंदर संशोधन कर दिया गया था। संशोधन करके क्या बना दिया था? इसको राष्ट्रपति भवन बना दिया गया था। तो साथियों आज की क्लास इतनी है। नेक्स्ट क्लास के साथ मैं आपके बीच लोकसभा लेकर आऊंगा। राष्ट्रपति के लिए इतनी होगी। अब जब उपराष्ट्रपति बचा है तो उपराष्ट्रपति में कराऊंगा एक, लेकिन उससे पहले मैं लोकसभा लेके आऊंगा अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।